नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एज के नॉलेज एंड मोर पर। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं। ये टॉपिक एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड है, जो 11th के सिलेबस के बेस पर है। आपने इससे पहले वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताया था एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड। और इसी वीडियो के पहले मैंने बताया था कि कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की गणना हम करते हैं, क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मनुष्य के शरीर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या प्रभाव डालता है इत्यादि मैंने चर्चा किया था। ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और इस टॉपिक का नाम है बैरोमीटर। ठीक है, आज मुझे चर्चा करना है बैरोमीटर पर। वैसे आपने पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको शायद ध्यान होगा कि बैरोमीटर के बारे में मैं संक्षिप्त विवरण पहले भी दे चुका हूं। ठीक है, आज फिर से मैं बैरोमीटर का टाइप्स में चर्चा करूंगा। ठीक है, वायु दाब मापी में आज फिर से नए सिरे से चर्चा करने जा रहा हूं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ निवेदन करूंगा सभी से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं बैरोमीटर, ये वायु दाब मापी आज का वीडियो। सबको पता है कि वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। ठीक है ना, वायु दाब मापी का मतलब क्या होता है? वायु दाब नापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे ही वायु दाब मापी या बैरोमीटर कहते हैं। ठीक है, अगर टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स में इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा आज। फर्स्ट, सिंपल बैरोमीटर, एंड देन सेकेंड, इसको बोलते हैं हम लोग जो बैरोमीटर के प्रकार में आता है। ठीक है, तो विकसित प्रकार के बैरोमीटर के बारे में बात करते हैं तो ये होता है 14 बैरोमीटर। ठीक है, 14 बैरोमीटर। ठीक है, इन 2 टॉपिक में मुझे आज चर्चा करना है, आपके सामने आप ये सारी बातें रखना है। मैं आपको आज बताऊंगा कि बैरोमीटर में पारे का ही उपयोग क्यों करते हैं, पानी का उपयोग क्यों नहीं कर सकते, किसी दूसरे द्रव का उपयोग क्यों नहीं कर सकते, क्यों हम पारे का उपयोग करते हैं और कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार का उपयोग किया जाता है बैरोमीटर में। ये सारा कंप्लीट अकाउंट मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश जरूर करें सभी। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल बैरोमीटर, ठीक है, लगभग 17वीं शताब्दी में 1643 ईस्वी में इटली के साइंटिस्ट टॉरिसेली ने वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने के लिए एक बैरोमीटर का आविष्कार किया था जिसको सिंपल बैरोमीटर के नाम से जाना गया, साधारण वायु दाब मापी के नाम से जाना गया, साधारण दाब मापी के नाम से जाना गया। ठीक है, संरचना बहुत सिंपल और बहुत सरल होती है, वर्क भी बहुत सिंपल और सरल होता है। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे काम करता है ये। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, इस वायु दाब मापी को बनाने के लिए हमें 1 मीटर लंबी कांच की नली लेना होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में मैं पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखेंगे, कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, एक लगभग 1 मीटर की एक लंबी खोखली नली जिसका एक सिरा ऊपर का सिरा मैंने बंद कर दिया है, पैक है। ठीक है, और नीचे का सिरा इसका जो रहता है वो ओपन रहता है, खुला रहता है। ठीक है ना, ये लगभग 1 मीटर लंबी नली है। ठीक है, ये जो नली है अलग से स्टैंड में फिट रहता है, हम इसको स्टैंड से ऐसा फिट कर देंगे इसको। ठीक है, ये अलग से स्टैंड ले रहे हैं हम इसके लिए, इसको हम फिट करेंगे एक स्टैंड में। ठीक है ना, एक इस प्रकार का स्टैंड लेते हैं, इस स्टैंड में हम फिट कर देते हैं। ये जो स्टैंड आपके सामने में मैं जो बना रहा हूँ, ये स्टैंड किसी लोहे का हो सकता है, किसी धातु का हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है। ठीक है, आप अपने सुविधा अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का स्टैंड मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेंच है, बेंच जैसा एक संरचना बना रहा हूँ। ये बेंच जैसी संरचना ही इसका स्टैंड के समान काम करेगा। ध्यान रखेंगे सभी, स्टैंड है ये हो गया आपका, ये इस प्रकार के। ठीक है, अब इस स्टैंड में हमको क्या करना है, ये हो गया 1 मीटर लंबी कांच की नली। ठीक है, नाम लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्लास ट्यूब। मैंने इसका मेजरमेंट बताया आपको 1 मीटर में, कितना, 1 मीटर में, एम लिखा है मैंने। 1 मीटर में लंबी कांच की नली ली है जिसका एक सिरा बंद है, दूसरा सिरा खुला है। इस नली में हम शुद्ध व शुष्क पारे इस प्रकार भरते हैं कि इसमें वायु का एक भी बुलबुला ना रहे, है ना। इस नली में हम पारा इस प्रकार से भरते हैं कि इसमें वायु का बुलबुला बिल्कुल भी ना रहने पाए। अब इस नली के खुले सिरे को हम अंगूठे से बंद करके, देखो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला खुला सिरा है, इसका खुला सिरा है का मतलब ये खुला सिरा है मतलब हमने इधरी से पारा भरा है
ठीक है ना, पूरा ऊपर तक भरा, पूरा पैक्ड किया इसको, ठीक है ना, इस पूरे पारे से भर लिए। अब पारे से भरने के बाद क्या करते हैं, इस नली को ऐसे अंगूठे से दबाते हैं। अंगूठे से दबाने के बाद एक दूसरे नाद या एक दूसरे पात्र जिसमें पहले से पारा भरा हुआ है, देखो एक दूसरा नाद ले रहा हूं मैं, ठीक है, एक बड़ा सा पात्र ले रहा हूं, अपरेटस ले रहा हूं मैं, एक बड़ा सा उपकरण ले रहा हूं जिसमें हमने पारा भर दिया। ये इस प्रकार से इसमें हमने पारा भर दिए। क्या भर दिए हमने? पारा भर दिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें पारा हमने भर दिए, ठीक है, इस प्रकार के हमने पारा भर दिए, इसमें पूरा भर दिए पारा, ठीक है। और जो नली हमने पहले से पारा भरकर उसको उल्टा यहाँ पर रखे थे, हमको ये ध्यान में रखना चाहिए था उस समय, रखते समय, कि ये तनिक भी वायु की बुलबुले इसमें प्रवेश ना कर पाए। और इस पात्र में, इस बड़े वाले अपरेटस या उपकरण में हम इसको पलट देते हैं, ठीक है। इसको पलटने के दौरान क्या होता है, इसमें का कुछ पारा, इस नली का कुछ पारा नीचे की तरफ गिर जाता है और इसका लेवल जो होता है थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, इसका लेवल याद रखेंगे। अब यहाँ पर इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर एक निर्वात बनता है, खाली स्पेस बन जाता है, क्योंकि पारा थोड़ा सा नीचे गिर गया, नाद में आ गया, बड़े वाले बर्तन में आ गया। इस स्थिति में यहाँ पर को बोलते हैं एयर फ्री, यहाँ पर कोई वायु नहीं होता, निर्वात कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। वायु भी नहीं है, याद रखेंगे, क्योंकि हमने सीधा अंगूठे से बंद करके इसमें पलटा है, इसलिए क्या है, इसमें वायु भी नहीं है, मतलब निर्वात है, ठीक है। नहीं, क्लियर है। अब क्या करते हैं, इस नाद में थोड़ा सा पारा गिरने के कारण यहाँ पर स्पेस बन गया है, एयर फ्री, निर्वात हो गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इस नाद में पारे के तल से नली में पारे के तल की ऊंचाई वायुमंडलीय दाब को बताती है। मतलब नाद से लेकर नली में पारे की तल की ऊंचाई वो उस जगह की, उस स्थान की वायुमंडलीय दाब को बताती है, ठीक है। ये मैंने भरा पारा इसमें ये देखने के लिए आपको बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया मरकरी या पारा, Hg मरकरी या पारा, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये हो गया पारा। अब मान लो इस नली में जो पारे, इस नाद में जो पारा भरा था, मान लो इतने ऊपर तक भरा है, तो इस लेवल से लेकर, मैं यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस लेवल से लेकर इस लेवल तक, ठीक है, इस हाइट को, इस ऊंचाई को हम नाप लेते हैं, ठीक है। इस हाइट को, इस ऊंचाई को हम नाप लेते हैं। इसमें भी हमने पारा भरा था, ठीक है ना। अब देखो इस नाद के तल से जहाँ पर पारा खत्म हो रहा है, वहाँ से लेकर नली में ऊपर पारे के तल का हम लंबाई माप लेते हैं। ये लंबाई ही दर्शाता है उस स्थान का वायुमंडलीय दाब को दर्शाएगा, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, आप देखिए, समझिए कि यहाँ पर इस हिस्से पर और इस हिस्से पर ये खुला स्पेस होता है, तो यहाँ पर ए वाले हिस्से पर और ये बी वाले हिस्से पर वायुमंडलीय दाब लगता है, मतलब वायु यहाँ पर दबाव डालती है द्रव में दबाव डालने के कारण थोड़ा सा पारा भी यहाँ पर ऐसा ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा पारा इसमें इस प्रकार से ऐसा ऊपर चढ़ जाता है, जिसके कारण नली की लंबाई थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा जैसे ग्रो कर रहा है, पारा ऐसा लगेगा जैसे नली ट्यूब में ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर स्वतंत्र तल पर वायुमंडलीय दाब जितना लगता है, उसके आधार पर नली में पारे अपने स्तंभ की ऊंचाई में चढ़ जाता है। समझ में आया? नली में पारे का स्तंभ तभी खड़ा रह सकता है जबकि उसके भार के कारण लगने वाला दाब नाद में पारे के स्वतंत्र तल पर लगने वाले वायुमंडलीय के दाब के द्वारा संतुलित हो। कहने का मतलब वायुमंडलीय दाब के द्वारा नाद में यहाँ पर प्रेशर लगना चाहिए, ठीक है, तभी ये पारा यहाँ पर खड़ा रह सकता है, नहीं तो पूरा पारा नीचे ढल के आके नाद से छलकना भी शुरू कर सकता है, छलक भी सकता है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। अतः नली में पारे की स्तंभ की ऊंचाई वायुमंडलीय दाब को बताती है। हमें पता है कि समुद्र तल पर यह ऊंचाई लगभग 76 सेंटीमीटर होती है। समुद्र तल पर ये ऊंचाई कितने सेंटीमीटर के लगभग होती है? 76 सेंटीमीटर होती है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इस बेस पे हम वायुमंडलीय दाब की गणना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन भी फटाक से बता देता हूं आपको। कैलकुलेशन गणना भी बता देता हूं, ये गणना भी देख लीजिए, ठीक है। ये एक साधारण वायु दाब मापी है जिसकी नली में पारे की स्तंभ की ऊंचाई मान लो h, ठीक है। किसकी ऊंचाई? स्तंभ की ऊंचाई, H की ऊंचाई, मरकरी की ऊंचाई, Hg की ऊंचाई, पारे की स्तंभ की ऊंचाई मान लो h है, ठीक है। इसका डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व, मान लो घनत्व d है, ठीक है। इसमें लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण मान लो g है,
ठीक है। और नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, मान लो उसका एरिया अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। ठीक है, तो देखिए तीन चीजें आपको मिली। इस नली में पारे की ऊंचाई मान लो h है, डेंसिटी मान लो d है, उसका उसमें लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण g है, एरिया उसका परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। तब नली में पारे की स्तंभ का भार, तब नली में पारे के स्तंभ का भार, नली में पारे के स्तंभ का भार हो जाएगा पारे के स्तंभ का द्रव्यमान, मतलब पारे के स्तंभ का द्रव्यमान, पारे के स्तंभ का द्रव्यमान इंटू हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण जी, इसके बराबर होता है उसका भार। ठीक है, अब पारे के स्तंभ का द्रव्यमान बराबर क्या होता है आपको पता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणित घनत्व। किसका आयतन होगा, पारे का ही द्रव्यमान होगा गुणित पारे का घनत्व। ठीक है, द्रव्यमान गुणित घनत्व होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणित घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान गुणित, अरे यार गड़बड़ हो गया, ये होता है मरकरी का आयतन है, वॉल्यूम है। ठीक है, ये आयतन या वॉल्यूम है, ये पारे का घनत्व d है, मरकरी का डेंसिटी है। ठीक है, इंटू जी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम ऐसा बात करें कि आयतन है, तो आयतन बराबर क्या होता है आपको पता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है एच जी के स्तंभ का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको पता है क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई बराबर होता है आयतन, क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई बराबर क्या होता है आयतन, घनत्व का d डेंसिटी एंड देन g हमने लिखा था ऊपर। ठीक है, उसके आधार पर ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आ गया पारे का क्षेत्रफल, ऊंचाई d और g, ये तीन चीजें, अब तीन चार चीजें आपको मिल रही है। ठीक है, अब इस सबका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल मैंने ऊपर बताया था a, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a, ऊंचाई h, डेंसिटी d एंड देन गुरुत्वीय त्वरण g। क्लियर है, इसके आगे आप देखेंगे। ठीक है, तो नली में पारे की स्तंभ का दाब, नली में पारे के स्तंभ का दाब, कितना दाब लग रहा है, स्तंभ का दाब बराबर होता है नली में पारे की स्तंभ का भार, नली में पारे के स्तंभ का भार, स्तंभ का भार अपान हो जाता है ये नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल के अनुपात को स्तंभ का दाब कहेंगे। मतलब नली में पारे की स्तंभ का भार कितना है और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, दोनों के अनुपात को हम स्तंभ का दाब कहेंगे नली में। ठीक है, दोनों का मान रखें, नली में पारे की स्तंभ का भार अभी हमने निकाला a इंटू जे, h इंटू डी इंटू जी, तो ये हो गया आपका। इसको हम बस सुधार कर लिख देते हैं इकाई अनुसार, h इंटू ए हो गया ये इसी को। ठीक है, इंटू डी इंटू जी। ठीक है, ये ऊपर हमने डिस्कवर किया था। और नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल आपको पता है ए होता है। ठीक है, यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, h इंटू डी इंटू जी बचा। ठीक है, संतुलन की अवस्था में वायुमंडलीय दाब, जब संतुलन की अवस्था में हो, संतुलन की अवस्था में वायुमंडलीय दाब बराबर होता है नली में पारे की स्तंभ के कारण दाब, नली में पारे के स्तंभ के कारण दाब। ठीक है, अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर, संतुलन की अवस्था में वायुमंडलीय दाब अर्थात P बराबर नली में पारे के स्तंभ के कारण दाब, अभी हमने डिस्कवर किया HDG। ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं कि यदि हमारा इसमें से किसी दो का मान पता है तो आप तीसरे का मान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब प्रेशर, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप ज्ञात कर सकते हैं, हाइट, डेंसिटी और गुरुत्वीय त्वरण अगर आपको पता है तो आप आसानी से प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं, दाब ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर एच जो होता है मीटर में होता है, डी डेंसिटी होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर में होता है, जी होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम में, तो पी का जो मात्रक होगा यहाँ पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर जो पी का मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये
गणना है, इसके बेस पे आप बता सकते हैं कि वहाँ पर उस जगह का वायुमंडलीय दाब कितना है। क्लियर है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था इसमें कि ये जो सिंपल बैरोमीटर है, इस बैरोमीटर को जब आप तिरछा करते हो, टेढ़ा करते हो, तो क्या होता है, जैसे इसको मैं तिरछा करूं तो क्या होगा, ये इसको मैं इसे झुकाते जाऊं, डाउन करते जाऊं तो क्या होगा, ये जो निर्वात है धीरे धीरे करके इधर, अगर इसके पैरेलल अगर आएगा, इसको हम ऐसे झुकाते जाएंगे ऐसा, ठीक है, ये ऐसा नली है, इसको मैं ऐसे झुकाते जाऊंगा तो क्या होगा, इसके पैरेलल आते जाएगा। पैरेलल आते जाएगा का मतलब पारा की नली में जो ऊंचाई है वो बराबर आएगी, मतलब तिरछा करने पर भी उसके ऊंचाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि उस नाद में, जो नाद में रखा हुआ है उसमें भी ऑलरेडी पारा भरा हुआ है, उतना ही दाब उसमें लगा रहेगा। यदि नली में हम छेद कर देते हैं, इस नली में हम छेद कर देते हैं तो वायु अंदर प्रवेश करेगी, वायु अंदर प्रवेश करेगी तो क्या होगा, नली में वायु भर जाएगी, ठीक है, जिसके कारण नली का सारा पारा, जो नली का सारा पारा होगा वो नाद में गिर जाएगा, ठीक है। यदि नली में पानी की बूंद रह जाए तो निर्वात के कारण वह वाष्प में बदल जाएगी, वाष्प दाब के कारण नली में पारे का तल कुछ नीचे गिर जाता है, ठीक है। जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई भी बढ़ती है, वायुमंडलीय दाब घटता है तब नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई घटती है। याद रखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब नली में पारे की स्तंभ की ऊंचाई बढ़ते जाती है, और जब वायुमंडलीय दाब घटता है तब नली में पारे की स्तंभ की ऊंचाई घटते जाती है, ठीक है। यही कारण है कि हम जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। याद रखेंगे, जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, कम होता है, और पहाड़ों पर वायु दाब का पाठ हमेशा हमको कम ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत जब हम किसी खदान में जाएं, किसी खान में नीचे की उतरे, जमीन की तल के नीचे उतरे, हम नीचे जाए, गहरे गड्ढे में जाते जाएं, हम खाई में जाते जाएं तो वायुमंडलीय दाब अधिक होते जाती है और खानों में वायु दाब का पाठ बढ़ जाता है, ठीक है। इसके कुछ दोष है, क्या क्या इसके शॉर्ट कमिंग्स है वो मैं बता देता हूँ फटाफट। बर्तन में पारा जो रहता है खुला रहता है, जिसके कारण धूल मिट्टी के कण इसमें आते रहते हैं। कांच का बना हुआ है, टूटने का भय रहता है क्योंकि कोई सुरक्षा का आवरण भी नहीं है, ठीक है। पारे के तल को नापने के लिए यहाँ पर कोई विशेष स्थायी पैमाना नहीं होता, ठीक है। इसमें दीवार पर नहीं टांगा जा सकता, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप नहीं ले जा सकते, ठीक है। इन सभी दोषों को दूर करने के लिए एक नया प्रकार का बैरोमीटर बनाया गया और उस बैरोमीटर का नाम आता है 14 बैरोमीटर। इसलिए सेकंड टाइप्स में आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ 14 बैरोमीटर, ठीक है। 14 बैरोमीटर, 14 ने साधारण वायु दाबमापी के सारे दोषों को दूर करते हुए, साइंटिस्ट का नाम है 14, ठीक है। 14 ने साधारण वायु दाबमापी जो सिंपल बैरोमीटर अभी आपने पढ़ा, इसके सारे कमियों को दूर करते हुए एक विशेष प्रकार के बैरोमीटर की रचना किया, जिसके आधार पर उसी के नाम के आधार पर 14 बैरोमीटर उसको रख दिया गया। उसका नाम 14 बैरोमीटर ही आता है, 14 नामक साइंटिस्ट ने किया था। इसके द्वारा वायु दाब को हम शुद्धता से और आसानी से नाप सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। 14 बैरोमीटर की चर्चा मैं करूंगा आपसे आगे। तो इसमें मैं पहले बात करता हूँ स्ट्रक्चर की, रचना के बारे में बात करता हूँ कि इस रचना में क्या क्या होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर या रचना, देखिए वो कैसा बना हुआ रहता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एक समान व्यास की लगभग 1 मीटर लंबी कांच की नली होती है, जो एक सिरे पर बंद और दूसरे सिरे पर खुली होती है, सेम, ठीक है ना। इसमें भी लगभग 1 मीटर लंबी कांच की नली होती है। तो मैं बना देता हूं यहाँ पर एक कांच की नली, ये अपन थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ मैं इसको, ताकि बहुत सारे इसमें उपकरण अलग अलग लगे हैं, उसको नॉमिनेट करना पड़ेगा, नामांकन करना पड़ेगा। ये आ गया आपका, ठीक है। ये लगभग मैं कहता हूँ कि ये 1 मीटर कांच की लंबी नली है, ठीक है। इस 1 मीटर कांच की लंबी नली का एक सिरा बंद है, दूसरा सिरा ओपन होता है, ठीक है। जो सिरा ओपन होता है ये पारे के कुंड में डूबा हुआ रहता है। किस में डूबा हुआ रहता है, पारे के कुंड में डूबा हुआ रहेगा। मतलब इस हिस्से में, लगभग इतने हिस्से में यहाँ पर पारे का कुंड होगा। किसका कुंड होगा, पारे का कुंड होगा। ध्यान में रखेंगे, पारा यहाँ पर पूरा नली में चढ़ा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा होता है। क्या लगा होता है, एक इंडिकेटर लगा होता है, संकेतक लगा होता है, ठीक है। मैं इसको ऐसा इस प्रकार से ऐसा कर रहा हूँ। ये जो संकेतक होता है हाथी दांत का बना हुआ रहता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये होता है इंडिकेटर या संकेतक, इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पर नली में पूरा पारा भरा हुआ है, इसको नाम दे रहा हूँ मैं Hg मरकरी। क्लियर है। तो ये पारे के कुंड में डूबा हुआ नली है।
कुंड का जो ऊपरी भाग होता है कांच का, ऊपरी भाग कांच का तथा नीचे का भाग लकड़ी का बना होता है। मतलब नीचे आपको इसके ऊपरी भाग कांच का है, नीचे का भाग इसके पीछे का जो तख्ता बोलेंगे जिसमें फिट रहेगा वो लकड़ी का बना हुआ रहता है, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो लकड़ी का बना है जिसकी तली मुलायम चमड़े की होती है। ठीक है ना, इसकी जो तली है यहाँ पर सॉफ्ट उससे बनी हुई रहती है, चमड़े से बनी हुई रहती है। ठीक है, इसका नाम देते हैं S1। ठीक है, S1 चमड़े की पेटी बोलते हैं इसको, चमड़े की पेटी, चमड़े की पेटी। अर्थात यहाँ पर लेदर लगा हुआ रहता है, सॉफ्ट लेदर लगा हुआ होता है जिसमें ये कांच की नली इस प्रकार से फिट रहती है। ठीक है, ये ऐसा फिट रहती है इस जगह पर, और ये हो गया उसमें सेट करने के लिए स्टैंड। ठीक है, और पूरा का पूरा पीछे लकड़ी के तख्ते में फिट रहता है। तो नीचे क्या है, मुलायम चमड़े की होती है। ठीक है, एक पेंच S1 की सहायता से चमड़े को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक पेंच लगा होता है, S1 पेंच लगा होता है, S1 पेंच लगा होता है जो चमड़े की पेटी को ऊपर नीचे कर सकता है। मतलब पेंच का नाम S1 है, और ये जो चमड़े की पेटी लगी हुई है इसमें वो सेट है, मतलब आसानी से उसको आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो चमड़े को ऊपर नीचे कर सकते हैं जिससे पारे का तल कुंड में चढ़ता जाता है। पारे का जो तल है कुंड में चढ़ते जाएगा। ठीक है ना, इस कुंड में, यहाँ पर एक कुंड है, कुंड में ऊपर चढ़ते जाएगा। ठीक है, कुंड के ढक्कन के साथ हाथी दांत का एक संकेतक लगा होता है। मैंने पहले भी बताया, इंडिकेटर जो होता है वो हाथी दांत का बना हुआ रहता है। ढक्कन चमड़े का बना होता है इस कुंड का। इस कुंड का जो ढक्कन होता है वो चमड़े का बना होता है जिसमें वायु होकर आ जा सकती है जो पारे के तल पर दाब डालती है। संकेतक की जो नोक होती है सदैव पैमाने के शून्य पर होती है। मतलब यहाँ पर एक स्केल लगा होगा, पूरे चारों तरफ एक स्केल फिट होगा। इसमें क्या फिट होगा, ये नली होगी तो अपन इसको ऐसा बना सकते हैं, ये इसको मैं स्केल नाम दे रहा हूँ। ये क्या हो गया, ये स्केल हो गया। क्लियर है, ये स्केल है। ठीक है, इस स्केल को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर एक दूसरा पेंच लगाते हैं हम जिसका नाम है S2। इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं स्केल को। ठीक है, ये स्केल, इसमें पूरे पाठ्यांक बने हुए रहते हैं। अंदर एक थर्मामीटर भी लगा होता है टेम्परेचर देखने के लिए। क्या लगा होता है, इस नली में एक थर्मामीटर पहले से फिट रहता है। याद रखेंगे, जैसे पारे का तल इतना इतना टेम्परेचर ये बता रहा है, इस प्रकार का थर्मामीटर इसमें फिट रहता है। ये हो गया थर्मामीटर। क्लियर है। ये जो संकेतक है, इंडिकेटर है हाथी दांत का जो बना हुआ है, ये हमेशा संकेतक पैमाने की शून्य पर रहता है, शून्य पाठ्यांक पर रहता है। कांच की नली को सुरक्षा के दृष्टिकोण से पीतल की नली में पैक करके रखता है। मतलब ये जो पूरा कांच का उपकरण है इसको पीतल की नली में पैक करके रखता है। जहाँ पर देखना है वहीं पर खिड़की बनी हुई रहती है। पीतल की नली में कांच की खिड़की लगी होती है जिससे उसमें से होकर पारे का तल दिखाई देता है। मतलब पूरा पीतल में फिट रहता है, सेट रहता है। केवल पारे के तल को देखने के लिए वहाँ पर खिड़की बनी हुई रहती है। ठीक है, जिससे आपको पारा दिखाई देगा। पीतल की नली के किनारों पर सेंटीमीटर इंच में अंकित पैमाना खुदा रहता है। पीतल की जो नली होती है उसमें पैमाना खुदा हुआ रहता है। किस प्रकार के खुदा हुआ रहता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक सूक्ष्म स्केल होता है। ठीक है, इस सूक्ष्म स्केल में ऐसे इस प्रकार से ऐसा पाठ्यांक बने हुए रहते हैं। ठीक है, इस सूक्ष्म स्केल को बोलते हैं वर्नियर पैमाना बोलते हैं। वर्नियर पैमाना, वर्नियर स्केल भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, और ऊपर ये जो होता है ये बड़ा पैमाना है। ठीक है, ये मुख्य स्केल है, उसको बोलते हैं मेन स्केल या मुख्य स्केल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य स्केल या मुख्य पैमाना भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। अब पीतल में भी खुदा रहता है, जो पीतल का पात्र रहता है उसमें भी पहले से सेंटीमीटर और इंच में माप खुदा रहता है। खिड़की के सहारे एक वर्नियर पैमाना लगा होता है, हमने पहले बताया, जिसे एक पेज की सहायता से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं वर्नियर को। यहाँ पर पेज S2 की सहायता से आप वर्नियर को आप आगे पीछे खिसका सकते हैं या सरका सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से ऐसा पैक्ड रहता है। क्लियर है।
खिड़की के सहारे एक वर्नियर पैमाना लगा है जिसको S2 की सहायता से हमने आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा मैंने बताया। ये पूरा उपकरण लकड़ी के एक बोर्ड पर फिट रहता है जिसको हम दीवार पर आसानी से लटका सकते हैं। और उस कमरे का टेम्परेचर देखने के लिए हमको थर्मामीटर का भी उपयोग करना है, मतलब थर्मामीटर अंदर आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस तल में जहाँ पर खिड़की दिखाई देगी वहाँ पर नली की लंबाई में, मान लो ये नली इतनी मोटी है, इतनी मोटी लगभग, तो नली की लंबाई में आपको पारा ऐसा चढ़ा हुआ दिखाई देगा ऐसा। ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ये लगभग यहाँ पर ओपन है तो ये आपको दिखाई दे रहा है। ये नली की लंबाई में पारा या मरकरी आपको चढ़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब काम कैसे करता है, इसके मैकेनिज्म के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये तो हो गया मैकेनिज्म। ठीक है, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर या संरचना। ठीक है, इसको आप बुक से और देख लेना, नेट का सहारा भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम वाला कंडीशन है, इसीलिए मैं नेट का ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ उनको क्रेडिट देते हुए, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ मैन्युअली। आप भी इसके लिए बुक का सहारा ले सकते हैं, पढ़ने के लिए आप नेट में ज़रूर जा सकते हैं। मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ मैं। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, जो S1 पेच होता है इसकी सहायता से पारे की कुंड की जो चमड़े की तली लगी हुई है उसको ऊपर नीचे करते हैं। ऊपर नीचे करने से संकेतक की नोक पारे के तल से ठीक स्पर्श करने लगे, मतलब जब ऊपर नीचे करते हैं तो जो संकेतक होता है इसका नोक पारे के तल से स्पर्श करना शुरू कर देती है। इस स्थिति में क्या होता है, पारे के तल का जो मुख्य स्थल पर पाठ्यांक शून्य होता है, शुरुआत में शून्य होता है। अब क्या करते हैं, वर्नियर पैमाने को इतना खिसकाते हैं तो उसका निचला सिरा नली में पारे के तल को ठीक स्पर्श करने लगे। वर्नियर को हम इतना खिसकाते जाते हैं S2 की सहायता से कि वो पारे के तल के बराबर आ जाए, वर्नियर पारे के तल के बराबर आ जाए। मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल के पार्ट को पढ़कर हम नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई को दशमलव के दूसरे स्थान तक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, दशमलव के दूसरे स्थान तक पढ़कर ज्ञात कर लेंगे। ये पारे की स्तंभ की ऊंचाई के पदों में कमरे के ताप पर वायुमंडलीय का दाब होगा। ठीक है, और लगे थर्मामीटर की सहायता से आप टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया इसकी स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म मैंने क्लियर किया। अब आता है थोड़ी सी इसकी विशेषता के बारे में भी जान लीजिए, क्या क्या क्वालिटीज इसमें बनती है। एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, तो आपको ये अच्छे से तैयार करके रखना है। 14 बैरोमीटर की क्या क्या विशेषता है देखिए। इसमें पारे की कुंड के ऊपर ढक्कन लगाया रहता है जिसमें इसमें धूल मिट्टी के कण नहीं आते, पूरा पैक्ड है समझ लीजिए। ठीक है, इसके टूटने का भय नहीं रहता क्योंकि चारों तरफ कांच की जो नली है वो पीतल की नली के भीतर सुरक्षित है। ठीक है ना, देखो कितनी सारी इसके क्वालिटी है। नली में पारे की स्तंभ की ऊंचाई नापने के लिए उसमें स्थायी पैमाना लगा हुआ है, देखिए मुख्य स्केल वर्नियर इसके स्थायी रूप से उसमें लगा हुआ है। दीवार पर इसे आप लकड़ी के तख्ते की सहायता से आसानी से टांग सकते हैं। ठीक है ना, समझ में, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधाजनक है। नेक्स्ट आता है सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि बैरोमीटर में हम पारे का ही उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, नहीं पारे का ही उपयोग हम क्यों करें भाई, पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो पारे के उपयोग के कारण यूजेस ऑफ मरकरी। ठीक है, पारे का उपयोग का कारण, पारे के उपयोग के क्या कारण है देखिए, सुनिए समझिए। पारे का उपयोग का कारण क्या है, पारे का जो अपेक्षित घनत्व होता है 13.6 होता है, सबसे ज़्यादा होता है किसी भी द्रव में। ठीक है, आपको पता होगा पारा एक धातु है जो पिघली अवस्था में रहता है। यह अपवाद है धातुओं में, क्योंकि हर धातु कठोर होता है, ठोस होता है। ठीक है, लचीला होता है, और ये जो होता है द्रव अवस्था में रहता है पारा। ठीक है, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा 13.6 होता है। बैरोमीटर में पारा प्रयुक्त करने पर अधिक लंबी नली की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि पारे के स्थान पर जल प्रयुक्त करें तो सामान्य वायुदाब पर बैरोमीटर में जल स्तंभ की ऊंचाई 76 गुणित 13.6 अर्थात 1034 सेंटीमीटर अर्थात 1034 सेंटीमीटर ही वो जा सकती है। अतः लंबी को बहुत मतलब तक जा सकती है, मतलब लंबा, इसको बहुत लंबी होनी चाहिए नली को। यहाँ पर हम छोटी नली से भी काम चला सकते हैं पारे से, क्योंकि पारे का घनत्व सबसे ज़्यादा 13.6 होता है इसलिए। ठीक है, पानी का उपयोग करते हैं तो उसके लिए हमको बड़ी लंबी नली की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें, पारा कांच की दीवार से नहीं चिपकेगा, ना ही इसको भिगोएगा। ठीक है, लेकिन जो पानी अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो दीवार से चिपक जाएगा, उन्हें भिगो देगा, जिससे बैरोमीटर से इस बैरोमीटर से हम पाठ्यांक अगर लेना चाहें तो स्पष्ट रूप से क्लियरली नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तीसरा चीज़ है कि पारा जो होता है वो
ट्रांसपेरेंट नहीं होता, अपारदर्शी होता है, काफ़ी ब्राइट लिया हुआ एक लिक्विड फॉर्म में मैटर होता है, धातु होती है, मटेरियल होता है, अपारदर्शी होता है, चमकीला प्रकार का द्रव होता है, चमकीला होता है, अपारदर्शी होता है, आसानी से उसका पाठ्यांक आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर पानी लेते हैं तो पानी पारदर्शी है, रंगीन है, ठीक है, उसके तल को पढ़ने में कई कठिनाइयाँ आएंगी। पारे की वाष्प इतनी कम बनती है कि उसकी वाष्प के कारण नली के पारे के तल पर लगने वाला जो वाष्प दाब है, मतलब जो दाब है वो शून्य ही होता है। पारे का वाष्प दाब नगण्य होगा, ठीक है, जिसके कारण आप बैरोमीटर के माध्यम से शुद्ध पाठ पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पानी लेते हैं तो उसका जल वाष्प बैरोमीटर के का पाठ कुछ कम आएगा। कारण क्या है कि उसका जो वाष्प दाब है वो थोड़ा ज़्यादा होता है पानी का, ठीक है। Hg होता है, मरकरी होता है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हिमांक होता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब ठंडे देशों में भी आसानी से ये कार्य कर सकता है, इसलिए हम पारे का उपयोग करते हैं, ठीक है। यदि पारे के स्थान पर जल प्रयुक्त कर दें हम तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जम जाता है। पारे को हम आसानी से शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे कारण हैं जिसके कारण हम पारा उपयोग करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है यूजेस ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर का क्या क्या उपयोग है? मुख्यतः इसका उपयोग तो आप समझ गए होंगे कि वायु दाब नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसके और कई सारे उपयोग है। मेट्रोलॉजी में इसका उपयोग करते हैं, जैसे मौसम संबंधी जानकारी ज्ञात करने के लिए घनत्व के आधार पर यह पता चल जाता है कि कौन सी ऋतु आने वाली है, कौन सी ऋतु है। अर्थात जब गर्मी के ताप बढ़ जाता है तो वायु का घनत्व कम हो जाता है। वायु को घनत्व कम होने से बैरोमीटर का पाठ घट जाता है। समझिए इस चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। गर्मी में क्या होता है, ताप बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण वायु का घनत्व कम हो जाता है। कम हुआ घनत्व का मतलब बैरोमीटर का पाठ घट जाएगा। ठीक वैसे ही अब इसके अपोजिट विंटर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने के कारण वायु को जो घनत्व है अधिक होता है। वायु को घनत्व अधिक होने के कारण वायुमंडलीय दाब का मान बढ़ जाता है। क्लियर है? मतलब इससे आप किसी भी ऋतु का दाब ज्ञात कर सकते हैं, मतलब ऋतु संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वहाँ पर विंटर है कि समर है। या वर्षा ऋतु में इसके वर्षा ऋतु में क्या होगा, दो तो बने बताया। वर्षा ऋतु में क्या होगा, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। जलवाष्प की मात्रा अधिक होने के कारण जलवाष्प का जो घनत्व शुष्क वायु दाब के घनत्व से 5/8 भाग होता है। अर्थात जलवाष्प से मिश्रित वायु का घनत्व और भी कम हो जाता है। मतलब जलवाष्प रहने के कारण वायु का घनत्व और भी कम हो जाता है, और भी कम होने के कारण वायु का दाब और भी कम हो जाता है। तो ये ऋतु संबंधी ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। मौसम परिवर्तन की भविष्यवाणी भी इसी से करते हैं। यदि बैरोमीटर में पारे का स्तर अचानक गिर जाता है, ठीक है, वायुमंडल का दाब एकाएक कम हो जाता है, तो समझ लीजिए आंधी तूफान आने की सूचना दे रहा है वो। जान लीजिए, ऐसे ही बताते हैं, ऐसी घोषणा करते हैं मौसम विज्ञान वाले। अगर बैरोमीटर में पारे का ताप अचानक से गिर जाए, एकदम से कम हो जाए, तो आंधी तूफान आने की सूचना देता है। यदि बैरोमीटर में पारे की स्तंभ की ऊंचाई काफी कम है, अर्थात वायुमंडल का दाब काफी कम है, तो वर्षा आने का संकेतक होता है। बैरोमीटर में पारे की स्तंभ की ऊंचाई अधिक है तो यह सूखा और साफ मौसम की संभावना व्यक्त करता है। किसी भी स्थान की ऊंचाई ज्ञात करने में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? कैसे ज्ञात कर सकते हैं? समुद्र तल से वायुमंडल में जितना अधिक हम ऊपर जाते हैं, हम लोग बहुत ऊपर है समुद्र तल से, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, लगभग 300 350 मीटर ऊपर है हम लोग समुद्र तल से, ये ध्यान रखेंगे। वायुमंडल का दाब उतना ही कम होता जाता है। समझ में आ रहा है ना? समुद्र तल से वायुमंडल में जितना अधिक ऊपर जाता है, हम ऊपर जाते जाएंगे, वायुमंडल का दाब उतना ही कम होते जाता है। अर्थात बैरोमीटर में पारे के स्तंभ में गिरता जाता है। ठीक है, मतलब पाठ्यांक कम आएगा आपके लिए। ठीक है, सामान्यतः आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो समझ लीजिए। समुद्र तल से प्रथम 900 फीट की ऊंचाई पर पारे का स्तंभ 1 इंच गिरता है। देखिए, समुद्र तल से पहले 900 फीट की ऊंचाई पर अगर हम लोग जाते जाते हैं, ऊपर जाते जाते पारे का स्तंभ की ऊंचाई 1 इंच गिरता है। फिर अगले 900 से 1100 के बीच, मतलब 1000 के बीच, 1000 और 1100 से बीच 1200 फुट पर ऊंचाई पारे का स्तंभ फिर से 1 इंच गिर जाता है। मतलब उधर 100 फुट में वो 1 इंच गिरते जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम इस बैरोमीटर की सहायता से हम ऊपर उड़ रहे वायुयान की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई बताने वाले बैरोमीटर को हम ऊंचाई मापक या अल्टीमीटर कहते हैं। याद रखना, जो एरोप्लेन होता है, एयरजेट होता है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उन सब में अल्टीमीटर लगा होता है।
ठीक है, ऊंचाई बताने वाला बैरोमीटर बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो ये कंप्लीट अकाउंट मैंने आपके लिए तैयार किया था, सिंपल बैरोमीटर, 14 बैरोमीटर। अच्छे से तैयार कर लीजिए इसको। यहाँ से काफ़ी सारे सवाल आपको आगे भी पूछा जाएगा। इस सेमेस्टर गवर्नमेंट के एग्जाम में भी पूछा जाएगा, लोकल क्लास वाले हैं तब भी पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्यूरीज हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है सब। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी हमेशा पहले मिले। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।